तो आज चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, अकाउंटिंग फॉर बोनस इश्यू एंड राइट इश्यू। तो इस चैप्टर 6 को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक तो है बोनस इश्यू और दूसरा राइट इश्यू। दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। हम लोग पहले चलते हैं बोनस शेयर्स की तरफ। तो बोनस शेयर्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग शेयर कैपिटल के बारे में थोड़ा बहुत समझें, और इसको डिस्कस करने के बाद हम लोग एग्जैक्टली बोनस शेयर की अकाउंटिंग पे चलेंगे। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो तरह के शेयर कैपिटल्स में, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या डिफरेंस है? जब ओनर का रेसिडुअल इंटरेस्ट होता है तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। इस रेसिडुअल इंटरेस्ट में जिसको प्रेफरेंस मिलता है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी वाइंड अप होगी और कंपनी में 100 रुपीज की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और 100 रुपीज की इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो सारा पेमेंट करने के बाद में जब शेयर कैपिटल के पेमेंट की बारी आएगी तो पहले किसको पेमेंट होगा? पहले प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट होगा, फिर इक्विटी शेयर को पेमेंट होगा। तो हर एक बार जब भी कोई एडवांटेज देने की बात आएगी तो प्रेफरेंस हमेशा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को दिया जाएगा ओवर इक्विटी शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर कैपिटल जब जिस शेयर कैपिटल को होता है उसी को हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जब भी इक्विटी शेयर कैपिटल को डिविडेंड देना है तो उससे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डिविडेंड दे देना पड़ेगा। तो शेयर कैपिटल इक्विटी और प्रेफरेंस हो सकता है। जब हम बोनस शेयर की बात करेंगे आगे चल के तो हम सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए बोनस शेयर का कंसेप्ट नहीं। अब इस शेयर कैपिटल के नीचे देखिए कई सारे टर्म्स हैं, इन टर्म्स को समझना है हमें। जब एक कंपनी रजिस्टर होती है तो उसे अपना शेयर कैपिटल रजिस्टर कराना पड़ता है, चाहे वो प्रेफरेंस हो या इक्विटी, उनको पहले से रजिस्टर कराना पड़ता है। उस रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल को हम ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। यानी कि जब कंपनी रजिस्टर होगी तो वो बताएगी कि हम 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच तक का ही कैपिटल रेज करेंगे। प्लस हो सकता है वो चाहे तो ये भी कह सकता है कि 1 लाख और एनी अमाउंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ एनी अमाउंट से 10 और 100 और 1 का हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रेज करेंगे। ये जो ऑथराइज्ड होगा इस अमाउंट तक ही, इतने नंबर्स तक ही शेयर कैपिटल कंपनी रेज कर सकती है, इसके ऊपर नहीं जा सकती। दो इन कंपनीज एक्ट देयर आर प्रोविजंस कि अगर इस ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना है तो उसके प्रोसेसेस हैं, आप इनको इंक्रीज करा सकते हैं, बट देन रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास में इसको अपडेट कराना पड़ता है, मॉडिफाई कराना पड़ता है, तभी आप इसके ऊपर जा सकते हैं। तो इसके ऊपर शेयर कैपिटल आपका नहीं जाना चाहिए, जिसे हम कहते हैं रजिस्टर्ड या ऑथराइज शेयर कैपिटल। अब जरूरी नहीं आपके पास अगर ये लिमिट है तो आप पूरे लिमिट को एक बार में ही खत्म कर देंगे, इसमें से आप जितना भी चाहें उतना इश्यू कर सकते हैं, बट अप टू दिस लिमिट। तो जितना हम इश्यू करते हैं, जितना हम इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल रेज करने के लिए ओनर्स को देते हैं, यानी अगर हम 10,000 शेयर्स सब्सक्राइब करवाते हैं अपने ओनर्स से, अगर कंपनी सब्सक्राइब कराती है तो उसे इश्यूड कहेंगे, जितना हम इश्यू करते हैं। तो अगर एक कंपनी 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स एट ₹10 को कैपिटल रेज करना चाहती है और उसको मार्केट में इशू करती है सब्सक्रिप्शन के लिए, तो ये इश्यूड शेयर कैपिटल कहलाता है। इसमें से जितना सब्सक्राइब होता है, यानी जितने शेयर्स बिक पाते हैं, जितने शेयर्स को लोग ले लेते हैं, उसे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहते हैं। इस एग्जांपल में हम मान लेते हैं कि हमने 10,000 शेयर्स इशू किया मार्केट में, लेकिन टोटल सब्सक्राइबर 8,000 ही आए। तो 8,000 शेयर्स ही सब्सक्राइब हो पाए तो 8,000 शेयर्स ही सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहलाएगा। ये सब्सक्रिप्शन 10,000 तक ही हो सकता है। अगर मैंने 10,000 मार्केट में दिया है तो 10,000 ही सब्सक्राइब हो सकता है, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो कुछ केसेस में इशूड और सब्सक्राइब सेम हो सकता है, जब कंपनी ने जितना शेयर्स फ्लोट किया है मार्केट में, ऑफर किया है, उतना ही सब्सक्राइब हो जाए तो इशूड एंड सब्सक्राइब एक ही हो जाएगा। ये 8,000 शेयर्स जो हमने
मार्केट में 10,000 जो इशू किया था उसमें से 8,000 जो सब्सक्राइब हुआ, इसका प्राइस हो सकता है, हमने एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें कि 10 का था और हमने 10 में ही इशू किया था, कोई प्रीमियम नहीं लिया हमने, कोई लॉस नहीं लिया, हम 10 फेस वैल्यू पे ही इशू किए। तो अब मार्केट में जब हम इसको भेजेंगे, सब्सक्राइब करवा चुके, तब हम इस प्राइस को 10 रुपए को कई पार्ट्स में रेज कर सकते हैं। जैसे @2 एप्लीकेशन पे जब अप्लाई करने लोग आएंगे तब 2 रुपया करके देंगे, जब हम उनको शेयर अलॉट कर देंगे तब उनसे 2 रुपया या 3 रुपया लेंगे, ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है 10 के अंदर, और फिर 6 रुपये हम कॉल करके लेंगे अलग अलग। तो जब हम अलॉट कर देंगे, पहले तो एप्लीकेशन मनी पहले ही आ जाएगा, हमारा शेयर कैपिटल रेज हो जाएगा। जैसे ही 8,000 लोग सब्सक्राइब करेंगे, 8,000 शेयर्स 2 रुपया करके दे देंगे, ये 16,000 हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी हो जाएगा। जब हम शेयर अलॉट कर देंगे तब 2 रुपया और रेज कर लेंगे, तब ये 32,000 हमारा शेयर कैपिटल हो जाएगा। ये जो हमको पैसा मिल चुका होगा इसे हम पेड अप कैपिटल कहेंगे। पर जो पैसा हमने कॉल किया हुआ है, चाहे वो ये हो या ये दोनों मिलाकर हो, जो पैसा हमने कॉल किया हुआ है, यानी कि हमने लोगों को कहा है कि भाई आपका पैसा ड्यू हो गया, ये 2 रुपया अलॉटमेंट का पैसा आप दीजिए, तो जब हम कॉल कर लेते हैं तो उसे कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। अकाउंटिंग एंट्री से समझे तो जब हमें एप्लीकेशन मनी आ जाएगा तब हम एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, मतलब शेयर एप्लीकेशन का पैसा आ चुका, पहला एंट्री ऑलरेडी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन हो चुका, फिर हमने शेयर एप्लीकेशन को कन्वर्ट करके शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर दिया। अब इसके बाद जब हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे तो हम करेंगे शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल हमने क्रेडिट किया है, जिसका पैसा अभी हमको मिला नहीं है, ये शेयर कैपिटल हम कॉल्ड अप कैपिटल के अंदर में दिखाएंगे, और जब ये पैसा आ जाएगा तो हम इसे पेड अप कैपिटल कहेंगे। तो एक कंपनी का के बैलेंस शीट में ऐसा हो सकता है कि सपोज 8,000 इश्यू किया है उसने, उसके बैलेंस शीट में ऐसा दिख सकता है शेयर कैपिटल के अंदर में 8,000 शेयर्स ऑफ रुपीज टू ईच पेड अप, 8,000 शेयर्स ऑफ रुपीज टू ईच कॉल्ड अप, ऐसा दिख सकता है। अल्टरनेटिवली 8,000 शेयर्स ऑफ 4 ईच ब्रैकेट में 2 पेड अप 2 कॉल्ड अप, ऐसा भी दिखा सकते हैं, बट इसे कहेंगे हम कॉल्ड अप शेयर। जो 2 रुपये हमने कॉल किया, 2 रुपया कॉल किया बट मिला नहीं है, और जो मिल चुका है उसे पेड अप कैपिटल कहेंगे। ये शेयर कैपिटल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोग चलते हैं अपने इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, हम लोग देखते हैं कि बैलेंस शीट में ये कैसा दिखता है। टू अंडरस्टैंड बोनस में जाने से पहले हम ये समझे कि बैलेंस शीट में हमारे पास एक होता है शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर आता है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। ये दो चीजें जो है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों होता है शेयर होल्डर फंड। तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स भी आता है, हम इसी दोनों पे टिके रहे। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये शेयर होल्डर्स का पैसा है, कहा जाए तो ये शेयर होल्डर का फंड है, जो पैसा शेयर होल्डर को का लाइबिलिटी आप कह सकते हैं, इसे एक इंटरनल लाइबिलिटी कह सकते हैं, इंटरनल क्रेडिटर्स की, या इसे ओनर्स का, ओनर्स की तरफ जो है कंपनी की लाइबिलिटी आप कह सकते हैं। तो ये एक लाइबिलिटी है कंपनी की, या इसे ज़्यादा टेक्निकल टर्म में हम इसे कैपिटल कहते हैं। तो ये कैपिटल है, यही नेटवर्थ भी है कंपनी की। तो जब कंपनी शेयर कैपिटल लेने के बाद में कंपनी डिविडेंड नहीं देती और पैसा कमाती रहती है और उसको यूटिलाइज नहीं करती, तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में जमा होता जाता है। इस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कई सारे रिजर्व्स और सरप्लसेस की कैटेगरीज हो सकते हैं, कई सारे नोमेनक्लेचर्स होंगे, बहुत सारे रिजर्व्स इसके अंदर में खड़े होंगे, जो सारा पैसा अल्टीमेटली शेयर कैपिटल होल्डर्स का है। जब हम शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देते और बहुत समय तक हमारे पास में बहुत सारा रिजर्व जमा हो जाता है, तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्यों ना हम इस रिजर्व एंड सरप्लस को कैपिटलाइज कर दें, और इसको कैपिटलाइज करके हम इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दें।
तो अगर कंपनी के पास 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने 10 रुपया करके दिया हुआ है, 10 लाख रुपया दिया हुआ है, तो इनके नंबर्स को बढ़ा दिया जाए, 10,000 शेयर्स इनको 0 रुपए में दे दिया जाए, और ये 10,000 इंटू 10 जीरो में दे दिया जाए, लेकिन 10,000 इंटू 10 जो हो 1 लाख रुपीस, ये हम रिजर्व में से उठाकर ट्रांसफर कर दें। तो यहाँ से पैसा माइनस करके यहाँ प्लस कर दे, शेयर होल्डर का शेयर का होल्डिंग बढ़ा दे, नंबर्स बढ़ा दे बिना कुछ पैसा लिए हुए। इसका मतलब दिस कैन बी कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर सकते हैं हम। इसी कैपिटलाइजेशन को हम नए शेयर्स को बिना किसी पैसा लिए रिजर्व एंड सरप्लस के थ्रू ट्रांसफर करने को हम बोनस शेयर कहते हैं। तो कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ जाता है और उसका रिजर्व एंड सरप्लस घट जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। इस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में कई तरह के रिजर्व हो सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे किसी कंपनी का हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस देखते हैं। ये देखिए रिजर्व एंड सरप्लस है, जिसके अंदर एक कैपिटल रिजर्व हो सकता है जो कि कैपिटल प्रॉफिट से रेज होता है, कैपिटल प्रॉफिट से। जैसे कि एग्जांपल के लिए शेयर फॉर फीचर से। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ये रेज होता है कंपनीज एक्ट के रिक्वायरमेंट्स से। जैसे कि जब हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हैं तब कंपनीज एक्ट कहता है कि टू दी एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड, अगर आपने इक्विटी शेयर कैपिटल उतने का ही रेज नहीं किया है तो आप रिजर्व एंड सरप्लस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व रेज होता है, और इसका यूज जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है, इसका सिर्फ एक ही यूज है, ये बोनस शेयर इशू करने के काम में आ सकता है। फिर है जनरल रिजर्व, जो प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करके हम बनाते हैं जनरल रिजर्व। कोई कंपनी का स्पेसिफिक भी कुछ रिजर्व हो सकता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व। देन रिटेन्ड अर्निंग यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का एक्यूमुलेटेड बैलेंस, और कुछ स्टैट्यूटरी रिजर्व अगर बनाना पड़ा हो, ये सब अपने काम का भी नहीं है। तो इतने तरह के रिजर्व हो सकते हैं। अब हम बोनस शेयर इशू करने के कंपनीज एक्ट के रिक्वायरमेंट को समझते हैं। सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेगुलेट्स बोनस शेयर्स के को गवर्न करता है। क्या बोलता है वो, कि बोनस शेयर कैन बी इश्यूड आउट ऑफ, कहां से इशू करेंगे, फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से, और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से। फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से। मैंने पहले ही बताया यहाँ पर कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का एक ही यूज है, क्या, इसका बोनस शेयर की इश्यू करने के लिए यूज कर सकते हैं, और वो सेक्शन 63 परमिट करता है कि आप इसका यूज बोनस शेयर इश्यू करने के लिए कर सकते हैं, और वो यहाँ पे मेंशन्ड भी है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम के ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। फ्री रिजर्व क्या होता है, तो सेक्शन 2 जो डिफिनीशन सेक्शन है कंपनीज एक्ट का, उसका सबसेक्शन 43 फ्री रिजर्व्स को डिफाइन करता है। वो बोलता है कि जो भी रिजर्व फ्री फॉर डिविडेंड है, जिससे हम डिविडेंड दे सकते हैं, वो सारे फ्री रिजर्व कहलाएंगे। बट इसके अंदर नहीं लेना है नोशनल गेन, फेयर वैल्यू चेंज के कारण अगर कोई गेन आया है, कोई रीवैल्यूएशन, सरप्लस और लॉस अगर कुछ लिया है, इन चीजों को इसके अंदर कंसीडर नहीं करना है। तो फ्री रिजर्व क्या होगा, जहां से हम लोग डिविडेंड दे सकते हैं, जैसे पीएल, जनरल रिजर्व। इसके अलावा एक है कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट से जो रिजर्व क्रिएट होगा, यानी कि जिसको हम लोग रिवैल्यूएशन रिजर्व बोल सकते हैं, इसको कतई नहीं लेना है, इससे बोनस इशू नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ सेक्शन 63 का ये सबसेक्शन 1 है, 1 सबसेक्शन है। दूसरे सबसेक्शंस थोड़े बहुत और भी रेस्ट्रिक्शंस और बहुत सारे और भी रिक्वायरमेंट्स रखते हैं। जैसे सबसेक्शन 2 बोलता है
कि बोनस तभी हो सकता है जब आर्टिकल में ऑथराइजेशन हो, बोनस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रेकमेंड करेंगे और जनरल मीटिंग में कंपनी के शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे, अप्रूवल लेना होगा जनरल मीटिंग में और रिकमेंडेशन करवाना होगा बोर्ड से पहले। बोनस तभी इशू हो सकता है अगर कंपनी ने कोई डिफॉल्ट ना किया हो, किसी फिक्स डिपॉजिट या डेट सिक्योरिटीज इशू किया हो, उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का डिफॉल्ट ना हो, डिफॉल्ट ना किया हो किसी स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉयज के पेमेंट में, जैसे पीएफ में कंट्रीब्यूट करना है, ग्रेचुइटी का, बोनस का, जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें डिफॉल्ट ना किया हो। पार्टली पेड अप शेयर्स, अगर कोई अलॉटमेंट के डेट पे आउटस्टैंडिंग है तो उसको पहले फुल्ली पेड अप करना होगा। यानी अगर एग्जाम्पल को याद करें तो 8000 शेयर्स में से अगर हम लोगों ने सिर्फ 2 रुपया ही, 4 रुपीज़ ही पेड अप किया है और 6 रुपीज़ अगर बाकी है, जिसमें से 2 कॉल कर चुके हैं हम और 4 अभी कॉल भी नहीं हुआ है, तो आपको पहले तो ये 2 रिसीव कर लेने होंगे, पैसा ले लेना होगा, और 4 को कॉल करके रिसीव कर लेना होगा और उसे 10 रुपये का पेडअप बनाना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट फुल्ली पेडअप होना चाहिए, कॉल्ड अप भी नहीं, फुल्ली पेडअप होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल जो हम लोग इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे, इसमें सारे शेयर्स पेडअप होंगे तभी आपको बोनस शेयर इशू करने को मिलेगा। देर इज अनदर सबसेक्शन 3 भी है सेक्शन 63 का, जो कहता है कि आप डिविडेंड अनाउंस करके उसके बदले बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। अगर आपको बोनस देना है तो शुरू से ही आपका बोनस का ही इशू करने का ही इंटेंशन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिविडेंड अनाउंस कर दिया फिर उसके बदले बोनस दे दिया, ये नहीं कर सकते हैं आप। बोनस शेयर अगर हम इशू करेंगे तो एंट्री क्या होगी, हम लोगों ने समझा कि हम रिजर्व को कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। तो कौन सा रिजर्व कब यूज करेंगे, तो यहाँ पे ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, इसको डेबिट करेंगे, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम को, फिर जनरल रिजर्व को, फिर प्रॉफिट एंड लॉस को। सपोज बोनस शेयर देना है हमें 10,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, तो हमें 1 लाख रुपीज चाहिए। तो पहले तो हम जिस दिन सैंक्शन होगा उस दिन हम बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कि इनको ड्यू हो गया, बोनस शेयर होल्डर को बोनस ड्यू हो गया 1 लाख रुपीज का। अब हमको चेक करना है कि किस रिजर्व से ये पैसा निकालें 1 लाख का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को। क्यों देखेंगे इसको, क्योंकि इसका एक ही यूज है। अगर किसी के बैलेंस शीट में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है तो वो कोशिश करेगा कि बोनस में पहले उसी का यूटिलाइजेशन हो, अदरवाइज उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। सपोज करते हैं कि उसमें सिर्फ 30,000 का ही बैलेंस है, तो 30,000 यहाँ से डेबिट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग रुक करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम का, क्योंकि इसके भी यूज रेस्ट्रिक्टेड है। बहुत कम जगह पे कंपनीज एक्ट में इनके यूजेस बताए हैं। एक इसका यूज हो सकता है बोनस इशू में, तो इसको हम लोग पहले यूज कर लेंगे। सपोज इसमें 20,000 का ही बैलेंस है, तो और 50,000 चाहिए हमें, तो इसके लिए हम फिर जाएंगे फ्री रिजर्व्स की तरफ। ये दोनों फ्री रिजर्व है। फ्री रिजर्व में भी जनरल रिजर्व का यूज प्रॉफिट एंड लॉस के बदौलत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है। बोल सकते हैं कि जनरल रिजर्व हम लोग डिविडेंड के लिए बहुत काफ़ी सारे कंडीशंस हैं जिसको देखकर जनरल रिजर्व से पैसा आप डिविडेंड दे सकते हैं। 3-4 क्राइटेरियाज हैं वहाँ पे। तो इसीलिए पहले हम लोग जनरल रिजर्व को यूज़ करेंगे। सपोज करते हैं इसमें 10,000 ही बैलेंस है, तो ये 60,000 हो गया। अब जो भी बैलेंस बचेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो फ्री पे भी फ्री है, डिविडेंड के लिए भी, इससे तो पूरा पैसा निकाल के डिविडेंड दे सकते हैं, ये फुल्ली फ्री है, तो यहाँ से पूरा पैसा निकाल लेंगे और ये बोनस क्रेडिट कर देंगे। अब जब इशू हो जाएगा बोनस शेयर, जब पूरा क्लियर हो जाएगा, तब हम लोग उस रिजोल्यूशन के क्लियर होने के बाद में बोनस टू शेयर होल्डर को डेबिट कर देंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो ये जो रिजर्व्स को डेबिट करने का प्रायोरिटी रहेगा वो नंबर 1 कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व को, नंबर 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम को, फिर जनरल रिजर्व को, फिर प्रॉफिट एंड लॉस को, और उसे क्रेडिट करेंगे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में। और अगले डेट पे जब इशू करेंगे बोनस शेयर, तब इसको डेबिट करके और कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। अल्टीमेटली जो हमने नेट में एंट्री की है वो रिजर्व्स को डेबिट किया है
और शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया है, ये तो डेबिट क्रेडिट हो गया। इसलिए हम लोगों ने शुरू में ही बात किया था कि ये हो कुछ नहीं रहा है, ये रिजर्व डेबिट हो रहा है और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। यहाँ से माइनस करके यहाँ प्लस किया हमने। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम में एक कंडीशन है, दो तरह की कंपनी हो सकती है, एक लिस्टेड और एक नॉट लिस्टेड। जो लिस्टेड होती हैं कंपनीज, उन पे सेबी के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। सेबी के एक रूल में, यहाँ आप देख सकते हैं इस बॉक्स में लिखा है, सेबी के एक रूल में लिखा है कि अगर आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करना है तो वो कैश में रिसीव्ड होना चाहिए। कैश में रिसीव होने का मतलब, जब हम शेयर कैपिटल इशू करते हैं और उसके बदले हमें पैसा मिलता है तो उसे कैश में रिसीव बोल सकते हैं। वहाँ जो सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा, सपोज 10 रुपये का शेयर है और हम 14 रुपये में इशू करते हैं, ये जो 4 रुपये हमें मिलेगा शेयर कैपिटल इशू करने से, ये 4 रुपये सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा और ये रिसीव्ड होगा, कैश रिसीव्ड होगा। बट अगर हम अदर देन कैश के लिए, जैसे कोई इक्विपमेंट खरीद लें या कोई और तरीके से एडजस्ट करके हम शेयर कैपिटल इशू करें और उसके बदले हम पैसा ना लें, तो लिस्टेड कंपनी कहती है तब ऐसे सिक्योरिटी प्रीमियम को आप बोनस के लिए यूज नहीं कर सकते। सिर्फ कैश कलेक्टेड सिक्योरिटीज प्रीमियम ही बोनस के लिए यूज किए जा सकते हैं। बट कंपनीज एक्ट में, क्योंकि ये सेबी के रूल्स में है, कंपनीज एक्ट में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कंपनीज एक्ट में कैश कलेक्टेड हो या नहीं कलेक्टेड हो, दोनों ही बोनस के लिए यूज हो सकता है। बोनस देने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि अगर 8000 शेयर्स हैं जिन पे हमने 8 रुपीज पेड अप कर रखा है, 2 रुपीज हमारा आइदर कॉल्ड अप है या कॉल्ड अप भी नहीं है, तो हम इस 2 रुपया का पैसा मांगने के बजाय, शेयर होल्डर्स से पैसा नहीं लेकर, हमें कैश नहीं चाहिए, हम रिजर्व एंड सरप्लस से इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी एंट्री चेंज हो जाएगी। पहले तो हम रिजर्व को डेबिट करेंगे, वो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, प्रॉफिट लेस हो सकता है, बोनस शेयर होल्डर्स अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, जो हमने पहले का एंट्री देखा था। अब हम कॉल को ड्यू करेंगे, अगर ये ड्यू नहीं है तो, अगर कॉल्ड अप नहीं है तो पहले कॉल करेंगे। वो कॉल कोई भी हो सकता है, शेयर फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, जो भी कॉल है, अलॉटमेंट, जो भी ड्यू करना है उसे हम ड्यू कर लें, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दें। अब ये फाइनल कॉल का पैसा लेने की जगह इस फाइनल कॉल को हमें एडजस्ट कर देना होगा, तो शेयर फाइनल कॉल को क्रेडिट कर देंगे और बोनस टू शेयर होल्डर को हम डेबिट कर देंगे। तो अगर आप नेट में देखेंगे तो पहले हमने रिजर्व को डेबिट करके बोनस को क्रेडिट किया, इस बोनस को हम यहाँ खत्म कर दिए। फिर हमने कॉल को कॉल किया था, उसको डेबिट किया, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, इस कॉल को हमने यहाँ खत्म कर दिया। तो जनरल रिजर्व प्रॉफिट लॉस डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंट्री यही हुई। साथ ही साथ हमने कॉल किया, उसको खत्म कर दिया, बोनस टू शेयर होल्डर को क्रेडिट किया, उसको खत्म कर दिया। तो नेट में एंट्री यही हुई। बट अगर हम कन्वर्ट करते हैं कॉल्ड अप के शेयर्स को फुली पेड अप करने में, तो इसे भी बोनस शेयर ही कहा जाएगा, इशू ऑफ बोनस ही कहा जाएगा। एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम लोग बोनस शेयर का। तो क्वेश्चन स्टडी मैट का ही है, इलस्ट्रेशन 1 है, जो बता रहा है कि भारत लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं उसके पास, जो 10 रुपये करके है, 4 लाख है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है 55,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, लिस्टेड कंपनी है तो अपने लिए ठीक है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। इसका बैलेंस है 30,000, जनरल रिजर्व है 1,05,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सरप्लस या रिटेन्ड अर्निंग का है 50,000 है। कंपनी ने डिसाइड किया है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू किया जाएगा 1:4, यानी हर एक 4 शेयर जो कंपनी के पास, आई मीन शेयर होल्डर के पास है, उसके बदले 1 शेयर दिया जाएगा। इट डिसाइडेड दैट देयर शुड बी द मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि हम कोशिश करेंगे कि फ्री रिजर्व को हम लास्ट में यूज करें। तो इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं हम लोग। जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड।
तो हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन हम करते हैं, 40,000 शेयर्स है, 4 के लिए 1 मिलेगा, तो 10,000 शेयर्स इशू होंगे। 10,000 शेयर्स इशू होंगे 10 रुपये करके, तो 1 लाख रुपीज़ हमें चाहिए। तो बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। सबसे पहले हम जाएंगे, हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो CRR को डेबिट करना है। इसमें बैलेंस है हमारे पास 55,000, पूरा 55,000 हम यूटिलाइज कर लेंगे। अब हम सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि कलेक्टेड इन कैश है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करेंगे। हमें चाहिए 45,000, बट इसमें 30,000 ही है, तो पूरा यूटिलाइज कर लेंगे इसको भी। अब हमारे पास जनरल रिजर्व है, पहले हम जनरल रिजर्व की तरफ जाएंगे, फिर सरप्लस की तरफ देखेंगे, बट हमारी रिक्वायरमेंट अब है 15,000, तो जनरल रिजर्व डेबिट 15,000 और हमारा काम हो गया। तो ये 85 प्लस 95 1 लाख हो गया। अब बोनस टू शेयर होल्डर को हम सैंक्शन होने पर डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख 1 लाख। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ जर्नल एंट्री बनाने ही बोला है, कहा गया है कि सिर्फ जर्नल एंट्री पास करिए, बट समझने के लिए हम समझते हैं कि इस पूरे जो कंडीशन है इस वक्त, जो इस बैलेंसेस की जो एक्सट्रैक्टेड है बैलेंस शीट के, जो ट्रायल बैलेंस से जो फिगर्स लिए गए, इनका क्या कंडीशन होगा आफ्टर बोनस इशू। थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 40,000 की जगह 50,000 शेयर्स हो जाएगा। हमने 10,000 का बोनस शेयर इशू किया है, 5 लाख रुपीज़ हो जाएगा। CRR लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ नील हो जाएगा, इसको अब ज़रूरत ही नहीं है। सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरी ख़त्म हो चुकी है, लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। जनरल रिजर्व 1,05,000 था, माइनस 15,000 हमने यूटिलाइज किया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 90,000। सरप्लस 50,000, तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गया, अमाउंट 5 लाख रुपीज़ हो गया। जनरल रिजर्व कम हो गया हमारा, ये दोनों 55,000 और 30,000 जो बैलेंस था ये दोनों गायब हो गया, GR का बैलेंस कम हो गया। अगर ये 1 लाख से ज़्यादा होता, इतना ज़्यादा होता कि ये 1,05,000 भी खत्म हो जाता, तो यहाँ से यूटिलाइज करते। ये भी खत्म हो जाता तो ऐसा हो नहीं सकता। अब जितना रिजर्व है उससे ज़्यादा का बोनस कहाँ से इशू करेंगे। प्लस एक और रेस्ट्रिक्शन है कि बोनस आप इतना नहीं इशू कर दे कि आपका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल से ही ऊपर चला जाए। यानी कि अगर हम फर्स्ट स्लाइड में चलें, सेकेंड या थर्ड स्लाइड में, कौन सा स्लाइड है, इस स्लाइड में चले, तो जो ऑथराइज आपका रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल है इसके भी ऊपर ना चला जाए, रजिस्टर्ड से ज़्यादा बोनस इशू नहीं करना है। यहाँ पे एक और चीज़ समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट, ये सिर्फ समझने के लिए है, सवाल तो नहीं पूछेगा ऐसा, इसका इम्पैक्ट इन्वेस्टर के ऊपर क्या पड़ता। तो अगर X एक इन्वेस्टर है जिसके पास इस 40,000 में से 1,000 शेयर है, तो हर एक 4 शेयर के लिए 1 शेयर मिल रहा है, तो उसे मिलता 250 शेयर। तो X के पास, अगर X के पास पहले से 1,000 शेयर था, तो अब उसके पास 1250 शेयर्स हो जाएगा। और उसको इस 250 शेयर के लगेंगे 0 रुपीज़। तो ऐसा सोच लेते हैं कि 1,000 शेयर को उसने 10 रुपये में ही खरीदा होगा, तो उसके लिए पहले कॉस्टिंग थी 10,000 रुपये, इस 1,200 शेयर का भी कॉस्टिंग उसका 10,000 रुपया ही रह जाएगा। तो जो इन्वेस्टमेंट उसको 10,000 में 1,000 शेयर का था, वो अब 10,000 रुपये में उसके पास 1,250 शेयर्स हो गए, तो उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट जो है, उसका जो एवरेज कॉस्ट है शेयर्स का, वो 10 से नीचे आ जाएगा। ये उसके लिए एक बेनिफिट है। इसलिए बोनस को मार्केट जो है एक
रिवॉर्ड की तरह देखती है, एक बेनिफिट की तरह देखती है, और इसका मार्केट पे अच्छा ही असर होता है कंपनी के शेयर प्राइस की तरफ। सेकेंडली, अगला इलस्ट्रेशन करते हैं। 2 नंबर बीच में मैं छोड़ रहा हूँ, आप कर सकते हैं खुद से। थर्ड नंबर पे आते हैं। बोनस शेयर्स में जो फर्स्ट नंबर इलस्ट्रेशन हमने किया उससे ज़्यादा कुछ सवाल हो नहीं सकता है। सिर्फ ये हो सकता है कि आपको जो शेयर के कॉल्स ड्यूज होंगे उनको कॉल करना पड़ेगा और पैसा लेना पड़ेगा, फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा, उसके बाद आप बोनस की तरफ जा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी अगर हो सकती है सवाल में तो यही हो सकती है, और यही इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमें बता रहा है। सॉलिड लिमिटेड का बैलेंस शीट है। ऑथराइज्ड कैपिटल है 10,000 प्रेफरेंस शेयर का और 1 लाख इक्विटी शेयर का। ये ऑथराइज्ड है। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड प्रेफरेंस शेयर का 8,000 शेयर्स प्रेफरेंस शेयर है जो सब्सक्राइब्ड है, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड है, और इसके 10 रुपीज फेस वैल्यू और पूरा फुल्ली पेड है। और 12% का मतलब इसके साथ में 12% डिविडेंड अटैच्ड है, हर साल 12% डिविडेंड देना है। 90,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 1 लाख में से ऑथराइज में से 90,000 इशू किया था, 90,000 ही सब्सक्राइब है, बट ये 10 रुपए का शेयर सिर्फ 8 रुपीज ही पेड अप है, यानी 2 रुपया का अभी तक ना कॉल हुआ है ना पैसा रिसीव हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस की कंडीशन ये है कि जनरल रिजर्व 1,60,000, रिवैल्यूएशन रिजर्व 35,000। याद दिला दूं कि हम लोगों ने पढ़ा है रिवैल्यूएशन रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बोनस इशू। सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, ये तो बताया नहीं कि ये लिस्टेड है या नहीं, पर कलेक्टेड इन कैश बोल दिया तो अपना कंफ्यूजन दूर है। अगर नहीं कहता ये और यहाँ लिस्टेड भी नहीं कहता तो हम ये मान लेते कि ये नॉन लिस्टेड है और फिर भी हम इसको यूज़ करते। और अगर एग्जाम में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो, आपको कंफ्यूजन हो, आप एजम्पशन लिख दीजिए। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,05,000, सिक्योर्ड लोन 5 लाख रुपीज, 12% डिवेंचर। कंपनी ने फाइनल कॉल किया 2 रुपीज का, बिना फाइनल कॉल किए बोनस तो दे ही नहीं सकता। कॉल मनी वॉज रिसीव्ड, अच्छा हुआ। अगर रिसीव नहीं होता तो जितने शेयर्स पे नहीं होता उनको तो बोनस नहीं दिया जा सकता। Thereafter, the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 शेयर held. हर 4 के लिए 1 शेयर देने का अनाउंसमेंट किया। एंट्रीज करनी है और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है बोनस के बाद। तो पहले जर्नल एंट्री करनी है हम लोगों को। तो सबसे पहले कितने शेयर्स बोनस में इश्यू किए? सबसे पहले बोनस में इश्यू किए हैं 1 लाख शेयर्स का, सॉरी 90,000 शेयर्स का डिवाइड बाई 4 इंटू 1, हर 4 के लिए 1 दिया है, तो ये आ जाएगा 22,500। तो 22,500 शेयर्स हम लोगों ने दिए हैं। तो जर्नल एंट्री पहले तो हमें, उससे भी पहले हमें करना है कि पहले कॉल ड्यू करना है, तो कॉल कर लेते हैं। कौन सा कॉल है? फाइनल कॉल है, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट 90,000 इंटू 2, 1,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर ये पैसा रिसीव भी हो गया, इक्विटी शेयर, अब सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा रिसीव हो गया बैंक में, टू शेयर फाइनल कॉल। ये सिंपल एंट्री थी। अब बोनस की एंट्री करनी है। तो हमें पता है कि 22,500 शेयर्स बोनस में दिए 10 रुपये करके, तो 2,25,000 रुपीज़ हमें चाहिए। तो सबसे पहले 2 बोनस टू शेयर होल्डर 2,25,000। कौन से रिजर्व से निकालना है? हमारे पास सबसे पहले जो रिजर्व रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व है जिसका यूज कम है उसको पहले यूज कर लेते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 डेबिट। इसके बाद हमारे पास अब जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो पहले जीआर को यूज करते हैं। कितना डेबिट करना है? 2,25,000। अब हमारे पास है कितना? 1,60,000 प्लस 20, 180 ही हो रहा है, तो पूरा ही ले लेते हैं।
फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000। अगली एंट्री है कि बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,25,000 2,25,000। अब हमें एक्सट्रैक्ट और बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले हम लिखे इक्विटी, इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं, हम लोग ब्लैंक पे बना लेते हैं। यहाँ पर डिलीट कर लेते हैं, चले जर्नल एंट्रीज को, और फिर हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस शीट हेडिंग, बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड एज एट, कब की बनाने बोला है, 30th, एक महीने के बाद बना लेते हैं। एक महीने के ट्रांजेक्शन ही दिए हुए हैं हमको नीचे, और डेट नहीं भी लिखने से चलेगा। पहला हेडिंग है इक्विटी, जो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, इसके नीचे पहला शेयर कैपिटल। इसके लिए हमें फिर नोट देना पड़ेगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में सीखा है वही फॉर्मेट यूज़ करना है। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2। इसके अलावा हम क्या बना सकते हैं, एक और लोन का दिया है तो इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे, सिक्योर्ड लोन अंडर, हेडिंग देनी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग की, सॉरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग हेडिंग देनी है, और इसको देना है नोट नंबर 3, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, नोट 3। अब इनके बैलेंसेज हम नोट से लेके आते हैं। तो पहला नोट बनाएंगे हम इक्विटी शेयर कैपिटल का, तो यहाँ पर नोट बना लेते हैं। हम लोग प्रेजेंटेशन मोड से बाहर आ जाते हैं, एक बार बड़ी सी जगह ले लेते हैं, और तो यहाँ पर नोट बना लेते हैं। पहला नोट बनेगा शेयर कैपिटल का, जिसके अंदर आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स, ये हो जाएगा। हमारे पास में इक्विटी शेयर जो ऑथराइज थे वो थे 10,000 प्रेफरेंस शेयर और 1 लाख इक्विटी शेयर्स। तो 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स और 1 लाख के इक्विटी शेयर्स, at 10 and at 10 दोनों। अब अमाउंट हो गए इनके 1 लाख और 10 लाख। 10 लाख यहाँ पर एक कुछ हम लोगों को आगे चल के डिस्कस करने का है, मैं इसीलिए यहाँ पे लिख के छोड़ रहा हूँ, आगे चल के बताऊंगा। अभी एक ऑथराइज शेयर के बाद आएगा इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, क्योंकि अब पेड अप और सब्सक्राइब दोनों, इश्यूड सब्सक्राइब पेड अप सारा सेम है।
तो प्रेफरेंस शेयर के लिए तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रेफरेंस शेयर में तो कुछ चेंज नहीं हुआ, 12% प्रेफरेंस शेयर का जैसे का तैसा है। तो 8,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, ये आ जाएगा हमारा 80,000। इक्विटी शेयर कितने हो गए? हमारे पास पहले से 90,000 शेयर्स थे, हमारे पास पहले से 90,000 शेयर्स थे और 22,500 हमने और इश्यू कर दिए, तो हो गया 1,12,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, और अमाउंट हो गया 11,25,000। तो ये ऑथराइज्ड से ज़्यादा कैसे हो सकता है? हमने बात किया था कि ऑथराइज शेयर कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्वेश्चन में ऐसा कुछ हमें दिखा नहीं, शायद क्वेश्चन में से कुछ हमने छोड़ दिया था, क्योंकि इसके आगे लिखा था एज्यूमिंग दैट द कंपनी हैज पास नेसेसरी रेजोल्यूशन एट जनरल बॉडी ऑफ मीटिंग फॉर इंक्रीजिंग ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो अगर नहीं भी ये कहता तभी भी हमें मानना पड़ता, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि ऑथराइज शेयर कैपिटल को आप इंक्रीज कर सकते हैं विद द प्रोसीड्यूर्स जो कंपनीज एक्ट में प्रोवाइड किया है। तो हमें ये मान लेना पड़ेगा कि कंपनी ने ऑथराइज शेयर कैपिटल को चेंज किया। तो इसका मतलब ये वाला जो है, इसे हम पता नहीं कितना बनाया कंपनी ने, हम ये मान के चलेंगे कि जितना रिक्वायर्ड था उतना तो किया ही, 1,12,500 इतने शेयर्स उसने इंक्रीज कर लिया। तो ये जो फिगर है वो हो जाएगा 11,25,000। हम लोग क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर आ गया हमारा, इक्विटी शेयर भी आ गया, तो ये हमारा शेयर कैपिटल कंप्लीट हो गया। ये आएगा 12,05,000। अब हम लोग आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे पहले हमारे बुक्स में था रिवैल्यूएशन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमने पूरा खत्म कर दिया, क्वेश्चन में जब हमने सॉल्व किया तो हमने पूरा जनरल रिजर्व खत्म कर दिया था। तो यहाँ पे हमारे पास जनरल रिजर्व बचा नहीं, तो अगला बचता है रिवैल्यूएशन रिजर्व, जिसका हम यूटिलाइज नहीं कर पाए क्योंकि बोनस के लिए रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूज नहीं किया जा सकता। तो ये आ गया 35,000। इसके बाद है सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये तो ऑलरेडी पूरा खत्म हो चुका, 20,000 माइनस 20,000 यूटिलाइज्ड फॉर बोनस 0। तब इस हिसाब से हम जनरल रिजर्व को भी लिख ही देते हैं। कितना था? 1,60,000 माइनस 1,60,000 सेम। इसके बाद है P&L अकाउंट, जो कि हमारे पास था 2,05,000 और यूटिलाइज किया था हमने 45,000, तो ये आ गया 1,60,000। इसका टोटल 1,95,000। एक नोट 3 भी हमने लिखा था, ये नोट 2 हो गया। नोट 3 भी हमने लिखा था PL में, जो लॉन्ग टर्म बोराइंग, इसका नाम था लॉन्ग टर्म बोराइंग, जिसके अंदर था 12% डिबेंचर एट 100 ईच, उसका क्लासिफिकेशन है सिक्योर्ड। ये था 5 लाख। अब हम इसे अपने बैलेंस शीट में फिलअप कर देते हैं। तो नोट नंबर 1 हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल आया 12,05,000, ये आ गया 1,95,000 रिजर्व एंड सरप्लस 1,95,000 एंड 5 लाख
ये हमने एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बना दिया। अगला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर। तो गायब है इलस्ट्रेशन नंबर, पर इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। Following notes pertain to balance sheet of Preet Limited. 15,000 12% preference share of 10 each, 1,50,000 equity shares of 10 each. ये authorized है, issued and subscribed 12,000 preference share है, 1,35,000 equity shares है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अगेन कलेक्टेड इन कैश लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस फिर से बताऊंगा अगर नहीं भी लिखा होता और यहाँ भी कुछ नहीं बताया कि लिस्टेड है या नहीं, तो हम फिर इसको यूटिलाइज कर लेते हैं, हम ही अजम्पशन में लिख देते हैं कि कलेक्टेड इन कैश है। 1 अप्रैल 2001 को कंपनी हैज मेड अ फाइनल कॉल ऑफ 2 each on 1,35,000 शेयर्स। कॉल मनी वाज रिसीव्ड। फिर से 1:4 में शेयर कैपिटल को रेज करने की बात है। तो जैसा हमने बनाया बिल्कुल वैसा ही है, हम इस सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे पूरा, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। हमारा 8 पेड अप है, तो 1,35,000 इंटू 2,70,000 कॉल्ड अप होगा, फिर पेड अप होगा। इसके बाद में 1,35,000 को डिवाइड बाई 4 करके इंटू हर 4 के लिए 1 ही दे रहा है, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा टोटल शेयर जो बोनस के लिए आएगा वो आएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 33,750। 33,750 को 10 रुपीज़ का इसका फेस वैल्यू है, तो इसकी अमाउंट हो जाएगी 3,37,500। इतना हमें रिजर्व को डेबिट करना है। तो सबसे पहले हम 60,000 यहाँ से माइनस करेंगे, 37,500 यहाँ से, तो 37,500 तो माइनस हो गया, 60 माइनस हो गया 240 चाहिए, तो 1,80,000 यहाँ से और 60 चाहिए तो यहाँ से, तो CRR डेबिट होगा 60, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा 37,500, GR डेबिट होगा 1,80,000, PL डेबिट होगा 60,000, बोनस टू शेयर होल्डर होगा 3,37,500। 2,70,000 का कॉल अकाउंट टू कैपिटल, बैंक टू कॉल 2,70,000 और फिर ये वाला एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले सवाल से बिल्कुल मैच करता है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। अब हम समझते हैं कि अगर कोई कंपनी बोनस इशू करती है तो क्या होता है, कि बोनस शेयर इशू करने के इफेक्ट क्या क्या है। पहला बात तो आपका शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि हमारा शेयर कैपिटल जो है इस केस में 90,000 से 1,12,500 हो गया था, और इस केस में 1,30,000 प्लस 35 प्लस 33,750 नंबर्स बढ़ जाएंगे, और इसमें अमाउंट 3,37,500 बढ़ जाएगा। तो रिजर्व कम होता है, शेयर कैपिटल बढ़ जाता है। क्योंकि आपके नंबर्स बढ़ गए तो EPS का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय शेयर नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो क्योंकि नंबर ऑफ शेयर डिवाइडिंग फैक्टर बढ़ जाएगा बोनस देने से, तो हमेशा EPS जो है, अगर 100 पहले प्रॉफिट था और 10 शेयर से डिवाइड करते थे, बोनस देने के बाद में 100 जो इस साल का प्रॉफिट फिर आएगा उसको अगर 11 या 12 से डिवाइड करेंगे, बढ़े हुए नंबर से डिवाइड करेंगे, तो रिजल्टिंग फिगर हमेशा छोटा आएगा। इसलिए EPS
घट जाएगा। इसे मार्केट, हमने पहले ही बताया कि मार्केट इसको फेवरेबल एक्ट समझती है, क्योंकि ये शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड मिलता है। इसके कारण मार्केट प्राइस में एडजस्टमेंट होता है, क्योंकि बोनस आने के बाद में, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट घट जाता है। जो भी आपके पास में रिजर्व एंड सरप्लस में पड़ा हुआ है वो घट जाता है, शेयर कैपिटल बढ़ जाता है, ईपीएस घट जाता है। यहाँ हमारा बोनस खत्म होता है। हम चलते हैं राइट इशू की तरफ। राइट इशू तो सेक्शन 62(1)(a) है कंपनीज एक्ट का, जो राइट इशू को कवर करता है, पब्लिक हो या प्राइवेट हो। ये राइट इशू तब एप्लीकेबल होता है जब आप फर्दर शेयर इशू करने जाएं। जब कोई कंपनी फर्दर शेयर इशू करना चाहती है तब उसे पहले राइट इशू लेकर आना पड़ता है। राइट इशू क्या है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको पहले ऑप्शन मिलना चाहिए कि वो चाहें तो शेयर्स, फर्दर शेयर्स जो इशू कर रही है कंपनी उसमें सब्सक्रिप्शन ले, सब्सक्राइब करें उन शेयर को, और नहीं ले तब दूसरे को बेचकर हम फर्दर शेयर्स रिलीज करेंगे। इसका कारण क्या है वो हम जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर राइट इशू नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होता और क्यों राइट इशू देने की जरूरत है। यानी कि नए शेयर्स के इशू में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट क्यों देना है, कि पहले आपको पूछेंगे हम कि आप लेना चाहते हैं या नहीं, इसकी जरूरत क्या है। तो समझते हैं कि एक कंपनी है जिसके पास में 1 लाख शेयर्स है, इक्विटी शेयर कैपिटल है। इसके शेयर होल्डर हैं PQRST, जिनके पास 10, 20, 50, 5 और 15 के हिसाब से शेयर्स हैं। अगर परसेंटेज में बात की जाए तो इनका 10%, इसका 20%, 50%, 5%, 15%। अब क्योंकि इक्विटी शेयर्स में होती है वोटिंग पावर, तो अगर किसी भी डिसीजन को देखा जाए तो P का 10% ऑफ द वोटिंग पावर है, जैसे R का 50% ऑफ द वोटिंग राइट है। अगर वो उसके साथ सिर्फ ये मिल जाए तो वो मेजॉरिटी हो जाएगा हमेशा। तो इसलिए ये जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है इससे वोटिंग राइट आती है, और कोई नहीं चाहता कि उसकी वोटिंग राइट कम हो जाए, क्योंकि इक्विटी शेयर का बेनिफिट ही वही है। तो एक कंपनी डिसाइड करती है कि हम फर्दर इशू करेंगे, और हम समझते हैं कि राइट इशू का कोई कंसेप्ट मान लीजिए नहीं है, तो कंपनी कहती है कि हम 20,000 शेयर्स इशू करेंगे, और एक नया शेयर होल्डर आ जाता है। 20 क्यों, हम कह रहे हैं कि हम 2 लाख शेयर्स इशू करेंगे, और ये पूरा 2 लाख एन आकर ले लेता है, तो इनको कुछ नहीं मिलता है। तो इतना शेयर लेने के बाद में सबकी नई होल्डिंग क्या है, ये 10,000, ये 20,000, ये 50,000, ये 5,000। अब नई परसेंटेज ऑफ होल्डिंग क्या बनेगी, ये तो हो जाएगा 3 लाख, तो ये 2/3 होल्डर हो गया, और ये सब हो गए 3 लाख में से 10,000, 3 लाख में से 20,000, तो ये 3%, 3.33% के होल्डर रह गए, ये 6.67 के होल्डर रह गए। सिमिलरली ये 1.67 परसेंटेज कुछ आएगा, इफ आई एम नॉट सॉरी 50,000 है, तो ये 16% के होल्डर हो गए, ये 1.67% के होल्डर रह गए, और ये हो गए 15,000, 5% के होल्डर। तो ये बच गए पूरे के पूरे 2/3, 75% के होल्डर। तो इससे फर्क क्या पड़ा कि सभी की जो शेयर होल्डिंग थी वो चेंज हो गई। जरूरी नहीं कि इतना ज़्यादा शेयर्स ही हो, बट थोड़ा सा भी शेयर्स होगा तो इन सब की जो होल्डिंग है वो चेंज हो जाएगी। कोई भी ओनर क्यों चाहेगा कि नया शेयर, नया आदमी आके पूरा का पूरा सब्सक्राइब कर ले, नए लोग ही आ जाए, पूरा कॉम्पोजिशन ऑफ द इक्विटी शेयर्स चेंज हो जाए। इसलिए कंपनीज एक्ट आके कहती है कि कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, जो कि हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वो कंपनीज एक्ट में ही है, जब भी कोई नया फर्दर इशू आएगा तो पहला ऑप्शन इन शेयर होल्डर्स को देना है कि आप सब्सक्राइब कीजिए।
अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो उस राइट को आप रिनाउंस भी कर सकते हैं, मतलब दूसरे के फेवर में या तो आप गिव अप कर दीजिए या दूसरे के फेवर में ट्रांसफर कर दीजिए। बट ये पहला ऑप्शन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स में देना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं राइट इश्यू में हमें क्या पढ़ना है। राइट इश्यू में दो ऑप्शन होते हैं, या तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स सब्सक्राइब करें, उनको ये ऑप्शन दिया जाए, और अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो वो उसे रेनाउंस कर दें, दूसरे के को ट्रांसफर करके उनको खरीदने दें। राइट इशू के हम लोगों को दो चीज़ पढ़नी है, अकाउंटिंग और वैल्यूएशन। पहले हम अकाउंटिंग समझते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि कंपनी एक्स 10,000 राइट इशू लेके आती है, फर्दर इशू लेके आ जाती है एज अ राइट शेयर। तो 10,000 शेयर्स राइट इशू में जाएगा एट द रेट ₹14। कोई भी प्राइस हो सकता है, ऐसे ये प्रीमियम के साथ में इशू कर रही है। इसका मार्केट प्राइस लिस्टेड ₹50 है। तो कंपनी एक्स 10,000 शेयर्स ₹14 पे इशू करना चाहती है, मार्केट प्राइस 15 है। अगर ये सारे लोग सब्सक्राइब कर ले, वो शेयर होल्डर एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, वो एग्जिस्टिंग हो सकता है, अगर ये नहीं लेंगे तो नए शेयर होल्डर हो सकते हैं। जो भी सब्सक्राइब करेगा, कंपनी के लिए तो क्या होगा, कंपनी के लिए तो 10,000 शेयर्स पे ₹14 करके पैसा आएगा, 1,40,000। इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स पे ₹10 करके इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा 1 लाख का। और अगर प्रीमियम है तो 4 इंटू 10,000 40,000 का प्रीमियम क्रेडिट होगा। तो कंपनी के लिए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि राइट इशू में राइट इशू है या नॉर्मल शेयर कैपिटल का इशू है, बस उसे प्राइस पता है, उस प्राइस पे उसे शेयर कैपिटल और बैंक रिकॉग्नाइज करना है। इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता कि एक्स ने खरीदा या वाई ने खरीदा या जेड ने खरीदा, अकाउंटिंग में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदर दे आर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या नए शेयर होल्डर। तो अकाउंटिंग में हमने कुछ नया नहीं सीखा। अब हम समझते हैं वैल्यूएशंस की। तो राइट इशू में एक टर्म है कम राइट प्राइस। जब राइट इशू होता है उसके पहले जो मार्केट में उस शेयर्स का प्राइस है उसे हम कम राइट प्राइस कह सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल में 10,000 शेयर्स है, ₹10 के हिसाब से मार्केट ₹10 का, जो मार्केट में ₹25 पे ट्रेड हो रहा है। ये राइट इशू करने के पहले का प्राइस है, तो इसे हम कम राइट प्राइस कहते हैं, ₹25 है ये। इसके अलावा दूसरा टर्म जो हमें जानना है वो है एक्स राइट प्राइस। थियोरेटिकली, ये सिर्फ थियोरेटिकली बात करते हैं हम लोग, प्रैक्टिकली ऐसा जरूरी नहीं कि हो, बट थियोरेटिकली अगर हम आज के दिन में 10,000 शेयर्स की कंपनी है, उसका मार्केट में प्राइस ₹25 है, तो उसकी वैल्यू होगी 2,50,000। अगर वो कंपनी कह रही है कि हर 10 शेयर के लिए एक शेयर वो इशू करना चाहती है, तो 10,000 एज अ राइट शेयर्स, तो 10,000 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 1,000, तो 1,000 नए शेयर इशू करना चाहती है। तो इनफ्लो थ्रू राइट इशू, तो 1,000 शेयर्स पे उसको ₹14 करके मिलने वाले हैं, जो कि आएगा ₹14,000। दैट कम्स टू 2,64,000। Number of shares after right issue becomes 11,000। 10,000 पहले से था, 1,000 राइट इशू किया, तो प्राइस थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस हम इसे कह सकते हैं इज ₹24। 2,64,000 डिवाइडेड बाई 11,000। यहाँ ये फॉर्मूले के रूप में आप समझ सकते हैं, एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर्स कम राइट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर्स, यानी कि 25 इंटू 10,000 प्लस राइट शेयर इशू प्राइस, ये जो 1,000 पे ₹14 आया, डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स, यानी कि 10,000 पहले से और 1,000 बाद में 11,000, दैट बिकम्स 24,000। इसे हम एक्स राइट प्राइस कह सकते हैं। इन अ परफेक्टली सिंपल मार्केट, परफेक्टली थियोरेटिकल मार्केट, ऐसा होगा कि अगर एक्स कंपनी 2.5 लाख रुपए की मार्केट कैप है, यानी कि 10,000 शेयर्स एट 25 फ्लोट कर रही है, और 1,000 का राइट इशू करती है
एट 14, तो सपोज करते हैं कि एक्स एक शेयर होल्डर है जिसके पास में 1000 शेयर्स है एट 25, तो उसकी वैल्यू हो गई, उसका वर्थ है आज के दिन में 25,000 रुपीज। अगर वो 1000 शेयर्स, आई एम सॉरी 100 शेयर्स, क्योंकि 1000 है उसको 1/10 मिलेगा, हर 10 के लिए एक, तो 100 शेयर्स अगर वो सब्सक्राइब करता है 14 रुपया करके, तो उसको 1400 रुपीज और लगेंगे। उसके पास हो जाएंगे 1100 शेयर्स, 1100 शेयर्स, और उसकी वैल्यू हो जाएगी मार्केट में एक्स राइट प्राइस 24 रुपये, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 26,400। एक्स राइट प्राइस। तो जो वैल्यू ऑफ राइट जो हम लोग वहां पे बात नहीं किए पिछले स्लाइड में, वैल्यू ऑफ राइट जो है वो होगा 25 माइनस 24, जो कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ राइट हम लोग बात कर सकते हैं 25 माइनस 24, दैट इज कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस, तो ये 1 रुपया का वैल्यू ऑफ राइट होगा। अगर यहाँ पे इसको इग्नोर करते हैं एक बार, तो 26,400 उसकी वैल्यू वर्थ होगी 100 शेयर्स को एक्सरसाइज करने के बाद। अगर वो इसको नहीं, राइट को यूज नहीं करता है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 100 शेयर्स की, 1000 शेयर्स की वैल्यू हो जाएगी उसकी 24,000, क्योंकि एक्स राइट प्राइस मार्केट में हो जाएगा 24 रुपये, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ये 24 रुपीज हो जाएगा। तो अगर वो सब्सक्राइब नहीं करता है इस 1400 को, तो उसको 24,000 ही उसका वर्थ रह जाएगा, यानी उसका लॉस जो है वो 1000 का है। इसे नोशनल भले कर लें, कह लें, तो मार्केट में जो उसका लॉस हुआ 1000। अगर वो इस राइट को रेनाउंस करता है तो इस लॉस को वो भरपाई कर सकता है 1000 रुपीज, वो जिसको भी राइट अनाउंस करेगा, से अगर वो जेड को देता है तो जेड से 1000 रुपीज मांगेगा, जेड को 1000 रुपीज लगेंगे 100 शेयर्स के लिए, मतलब 10 रुपया पर शेयर लगेगा, और एक एक शेयर के लिए उसको 14 रुपया कंपनी को भी देना पड़ेगा, तो उसको भी लगेगा 24 रुपया। इसको 24 था, इसने अपना पैसा वापस ले लिया, तो इसने अपना लॉस बचा लिया। इसके वैल्यू शेयर का वर्थ हो गया 24 रुपीज जेड का, एक शेयर्स का वर्थ तो 24,000 ही रहा, ये तो उसको कैश में मिला, तो उसका भी 24 हो गया। तो एक परफेक्टली अगर कैपिटल मार्केट एग्जिस्ट करे, तो कम राइट प्राइस और एक्स राइट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे वैल्यू ऑफ राइट जिसको कहेंगे। ये वैल्यू ऑफ राइट जो भी राइट को रेनाउंस कर रहा है, वो अगर सामने वाले से ले ले, तो थर्ड पार्टी को एक्स राइट प्राइस ही पड़ेगा कॉस्ट, जो होल्डर था जो राइट को अनाउंस नहीं किया उसको 24 ही पड़ेगा प्राइस। अगर वो इसको राइट शेयर को सब्सक्राइब कर ले तभी भी उसको 24 ही पड़ेगा प्राइस। तो इन अ परफेक्ट कैपिटल मार्केट एक्स राइट प्राइस will remain same, either the existing shareholder subscribes the right or he renounces the right to other. That's all about right issue. इसमें बोनस और राइट इश्यू हम लोगों ने कवर कर लिया। थैंक यू।